अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आखिरी चैप्टर जो कि है अबाउट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का जो चैप्टर है वो आपके नोट्स के अंदर, जो फार्मेसी टेक्नीशियन के नोट्स हैं उसके अंदर बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है, बट इसमें से आपसे क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट बीमारी है, सो इससे रिलेटेड कुछ हमने नोट्स तैयार किए हैं। आज के लेक्चर में हम उन नोट्स से कुछ डिस्कशन करेंगे कि एपिलेप्सी क्या होती है, क्यों होती है, और अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है तो उसके लिए फिर हमने कैसे ट्रीटमेंट करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन की एक बीमारी है जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सीजर्स आते हैं। सीजर्स क्या होते हैं? झटके आना। आपने एपिलेप्सी का कभी पेशेंट देखा हो तो उसको दौरे पड़ते हैं, उसकी बॉडी में जर्क्स आते हैं, और अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो आपको दे दे के मारता है, यानी कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से झटके आते हैं और उसको कंट्रोल करना, उसको बिठाना जो है नामुमकिन हो जाता है जब तक आप उसकी बॉडी के अंदर मेडिसिन या ड्रग इंजेक्ट ना करें। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं सीजर्स आना। एपिलेप्सी का लफ्ज़ है मिर्गी। ठीक है, मिर्गी के जो दौरे होते हैं जिसमें बॉडी पूरी शिवर कर रही होती है, झटके आ रहे होते हैं, उसको एपिलेप्सी कहते हैं और उसकी ट्रीटमेंट को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। सो हमने मेंशन किया है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको सीजर्स आते हैं और पीरियड ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर, और जो पेशेंट है उसका बिहेवियर अनयूजुअल होता है, वो अपने पराये में फ़र्क नहीं कर पा रहा होता। साथ साथ सेंसेशंस होती हैं एंड सम टाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान जो है वो होश में नहीं रहता, उसको इतने सीवियर झटके आते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, और ये एक बहुत सीवियर बीमारी है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर में कोई इम्बैलेंसमेंट हो जाती है। स्पेशली क्या होता है, क्योंकि आप देखें इस बीमारी में हम हाइपर एक्टिवेट होते हैं, बॉडी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रही होती है, बॉडी जो है वो हाईली एक्टिव होती है, जिसकी वजह से जर्क आ रहे होते हैं, मसल्स जो है वो ट्विच हो रहे होते हैं, मसल्स के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं। तो वजह क्या होती है कि हमारी बॉडी के जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बॉडी के अंदर ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं। बॉडी के अंदर जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं तो बॉडी के अंदर उतनी ज़्यादा एक्साइटेशन आती है, और हाइपर एक्साइटेशन की वजह से वो एबनॉर्मलिटी शो हो जाती है। यानी कि हर चीज़ एक लेवल में होनी चाहिए, अगर उस लेवल से कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो भी एबनॉर्मलिटी है, डिजीज़ है, और अगर उस लेवल से कम कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो भी एबनॉर्मलिटी है। सो एपिलेप्सी में बेसिकली हमारी बॉडी में जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो सुपर एक्साइटेड होता है। हमारी बॉडी में कौन से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? हमारी बॉडी में ग्लूटामेट और एस्पार्टेट ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि एक्साइटेटरी होते हैं, यानी कि अगर बॉडी में ये दोनों रिलीज़ होंगे या इनमें से कोई एक भी रिलीज़ होगा तो बॉडी एक्साइटेड हालत में होगी। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? हमारे पास दो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक है गाबा और दूसरा हमारे पास होता है ग्लाइसिन। अगर बॉडी में इन दोनों में से कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो डिप्रेशन में चली जाएगी, हमारी बॉडी जो है वो डिप्रेस हो जाएगी, हम एंटी सोशल हो जाते हैं, हम लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, हमारे काम करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। सो उसको आप कहते हैं कि हमारी बॉडी इनहिबिटेड हो गई है। सही है। सो एपिलेप्सी क्यों हो रही है? एपिलेप्सी की बेसिक रीज़न जो है वो हमारे पास है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की ज़्यादती। अब मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए से एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने लगी हूँ कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखें, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर कि हमारे ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसको आप न्यूरॉन कहते हैं। वहाँ पे आपने न्यूरॉन का जो है वो स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एक न्यूरॉन है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। इस न्यूरॉन के अंदर सेंट्रल पोर्शन जो है उसको सोमा कहते हैं, जिसको आप बॉडी भी कह सकते हैं, सेंट्रल बॉडी। ये जो उभार होते हैं इनको आप डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये जो लंबा सा धागा होता है इसको आप एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ब्रेन के अंदर तकरीबन 13 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन एक न्यूरॉन से मैसेज को अगले न्यूरॉन तक लेके जाते हैं, और ये काम मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, और हमारी बॉडी में मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। एक न्यूरॉन का एंड और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्ट, इसके दरमियान में एक स्पेस होती है, उस स्पेस को हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक है,
तो मैसेज जो है वो डेंड्राइट से आता है, हमारी बॉडी में जाता है, सोमा में जाता है, सोमा से ये एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से ये स्पेस में जाता है, स्पेस से ये अगले न्यूरॉन में जाता है। ऐसे हज़ारों लाखों न्यूरॉन तरतीब से लगे हुए होते हैं और आखिर में ये न्यूरॉन कहाँ जाते हैं, ये न्यूरॉन मैसेज को हमारी बॉडी के मसल्स तक लेके जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉ किए हैं, आप 10, 15, 100 जितने चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। और जब न्यूरॉन मैसेज को हमारे मसल्स तक लेके जाता है तो न्यूरॉन और मसल के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि ये जो आपके पास न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के ऊपर जो है वो जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या करना है जनाब, अच्छा, इस सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या करना है, इस सेल मेम्ब्रेन में अगर आप देखें तो इस सेल मेम्ब्रेन को मैंने उठा के यहाँ पे खोल दिया है। अब जो भी मैसेज होता है ब्रेन का वो कैसे आता है, देखिए मैसेज है, मैसेज ने अंदर एंटर होना है तो मैसेज को किससे गुजरना पड़ेगा, मैसेज को इस मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा। और मैसेज को हम ब्रेन में क्या कहते हैं, उस मैसेज को हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है उस मैसेज को हम इम्पल्स कहते हैं। और मैसेज किस शक्ल में होता है, ये मैसेज आइंस की शक्ल में होता है या ये मैसेज इलेक्ट्रोलाइट्स की शक्ल में होता है। सो कोई आइन आता है तो वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर के हमारे न्यूरॉन तक जाता है, तो उस अमल को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ है जनाब, एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की एंट्री की वजह से मेम्ब्रेन के अंदर कोई तब्दीली आई है और उस तब्दीली को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अगर कोई मैसेज नहीं है तो न्यूरॉन इस तरह से स्टिल होते हैं, मेम्ब्रेन सुन्न होती है और कोई तब्दीली या एक्टिविटी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आती। लेकिन अगर आइंस की शक्ल में या इलेक्ट्रोलाइट्स की शक्ल में कोई मैसेज या इम्पल्स हमारे न्यूरॉन्स तक आता है तो न्यूरॉन उस इम्पल्स को मेम्ब्रेन के ज़रिए से अपने अंदर एंटर करवाते हैं। और जब वो मेम्ब्रेन के ज़रिए से मैसेज को अपने अंदर एंटर करवाते हैं तो मेम्ब्रेन के अंदर कोई तब्दीली आती है और उसको हम तब्दीली को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये ऐसे ही है कि अगर किसी ने आपके घर आना है तो जाहिर है वो दरवाजे से आएगा और किसी को अंदर लाने के लिए आपको उठना पड़ेगा और दरवाजे को खोलना पड़ेगा। तो आपने क्या किया है, आपने बेसिकली अपनी जो मेम्ब्रेन है, आपकी बाउंड्री कौन सी है, आपका गेट है घर का, आपने उस गेट के अंदर कोई तब्दीली की है जिसकी वजह से बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट या कोई पर्सन आपके घर के अंदर एंटर हुआ है और उसकी एंट्री की वजह से आपके घर के अंदर कोई ना कोई तब्दीली जो है वो आती है। सो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। सो इंग्लिश में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व सेल बाय अ पैसेज ऑफ एन इम्पल्स इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। कि जब कोई इम्पल्स मेम्ब्रेन में से गुजरती है तो उस इम्पल्स की वजह से जो मेम्ब्रेन है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई तब्दीली आती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल हमारे पास चैनल्स जो हैं वो स्टेप वाइज खुलते हैं। अब देखिएगा जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके ऊपर बहुत सारे चैनल्स मौजूद होते हैं। मैंने कुछ चैनल्स यहाँ पे बनाए हैं। हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम चैनल्स भी होते हैं, पोटेशियम चैनल्स भी होते हैं, क्लोराइड चैनल्स भी होते हैं, कुछ पंप्स भी होते हैं या को ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं जो कि एक आयन को अंदर लेके जाते हैं, दूसरे आयन को बाहर लेकर जाते हैं, या दो आयन्स को एक ही दफ़ा में अंदर लेके जा रहे होते हैं, दो आयन्स को एक दफ़ा में बाहर लेकर आ रहे होते हैं। इसी तरह से सोडियम कैल्शियम को ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं, चैनल्स भी होते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ हमारे गेट्स होते हैं हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर। अब सोडियम ने अगर खाली आना है तो वो यहाँ से आ सकता है, बाहर जा सकता है। पोटाशियम ने यहाँ से आना है, अगर इन दोनों ने इकट्ठे आना है तो वो इसके ज़रिए से आ सकते हैं। तो हर आयन के आने के लिए अपना अपना गेट जो है वो मौजूद होता है। अब वो कहते हैं जनाब एपिलेप्सी हमें उस वक्त होती है जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि आप समझें कि आपके घर में एक मेहमान ने आना था और आपने एक मेहमान के आने के लिए अपने घर में अरेंजमेंट्स की थी, लेकिन आपके घर में 10 मेहमान आ गए हैं। एक आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, उसके बाद चौथा आया, 10 मेहमान या 12 मेहमान आपके घर में एकदम से आ गए हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी घर की एक्टिविटी में तब्दीली आ जाएगी, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको उनके लिए बिठाने के लिए भी अरेंजमेंट्स करने हैं, आपको उनके खाने के लिए भी अरेंजमेंट्स करने हैं, तो हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगी आपकी। सेम केस ब्रेन के अंदर होता है कि मेम्ब्रेन में
एक सीक्वेंस होती है, एक टाइम होता है कि एक न्यूरॉन, एक आयन जो है वो अंदर आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा निकलेगा, चौथा आएगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि गुच्छों की शक्ल में या हैवी बर्डन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन उनको कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में से एक का नाम है एपिलेप्सी। अब तरीका इलाज क्या है? अब तरीका इलाज ये है कि हम किसी तरह से इस एक्शन पोटेंशियल को या आइंस के आने को कम करें। आइंस के अंदर आने के लिए अब क्या हो सकता है कि अगर आपके घर में ज़्यादा गेस्ट आ गए हैं तो आपने क्या करना है जनाब? आपने सिंपली जाके दरवाज़ा लॉक कर देना है, ऐसा ही करेंगे ना हम। क्योंकि हम मज़ीद को अफोर्ड नहीं कर सकते या मज़ीद की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अब हमारे पास ब्रेन के अंदर भी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स एंटर हो रहे हैं, तो तरीका इलाज क्या है कि आप इन गेट्स को बंद कर दें। ना ये गेट्स खुले होंगे, ना ही कोई अंदर आएगा। तो अगर आप सोडियम चैनल को बंद कर दें तो सोडियम अंदर नहीं आएंगे, पोटेशियम को बंद कर दें पोटेशियम अंदर नहीं आएंगे, लिहाजा एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया है? डिक्रीज़ हो गया है। अब हमने ये पढ़ना है कि जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं उनके क्या नाम होते हैं और कौन सी ड्रग जाके कौन से वाले ख़ास चैनल को ब्लॉक करती है। ठीक है, बुक के अंदर इसमें से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये मैंने बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए बताया है कि आपको बैकग्राउंड पता हो कि एपिलेप्सी क्यों होती है और फिर हम उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं जनाब, ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अच्छा जी, हमारे पास सीजर्स की या झटके आने की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं पार्शल। पार्शल का मतलब होता है थोड़े बहुत, और जनरल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या फैले हुए सीजर्स। पार्शल सीजर्स वो होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के किसी एक हिस्से में एबनॉर्मलिटी पैदा होने की वजह से हमारी बॉडी में झटके आते हैं और ये निस्बतन कम होते हैं। जबकि जनरलाइज सीजर्स ऐसे सीजर्स होते हैं जो कि हमारे पूरे ब्रेन को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि अगर हमारे पूरे ब्रेन के अंदर ही बहुत ज़्यादा आइंस जो हैं वो एंटर हो रहे हैं तो इसका मतलब है ब्रेन के सारे पार्ट्स एबनॉर्मल हो जाएंगे, एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करेंगे। उस एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से ब्रेन के सारे पार्ट्स जिस जिस बॉडी के हिस्से को कंट्रोल कर रहे थे उन सारे हिस्सों में एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो जाएगी, तो वो केस ज़्यादा डेंजरस है। इसको हम कहते हैं जनरलाइज सीजर्स। हमने लिखा है कि जनरलाइज सीजर्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि वो ब्रेन के ज़्यादा हिस्सों को अफेक्ट करते हैं। अब आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के हमारे पास कौन कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं जिनके ज़रिए से हम अपने जो इन्फेक्शन है उसको ठीक कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेजर क्लासेस होती हैं। ये जो रेड कलर है ये क्लास को शो करता है, जो ब्लू कलर है ये आपके पास ड्रग को शो करता है। एक आती हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। आप हिप्नोटिक वाला सीडेटिव हिप्नोटिक चैप्टर जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसका इफ़ेक्ट मिल जाएगा। अब मैं एक जनरल सा कंसेप्ट बता देती हूँ कि बेंजोडाइज़ेपिन्स क्या करती हैं। बेंजोडाइज़ेपिन जब आप पेशेंट को देते हैं, देखें एक बंदे को जो है बहुत ज़्यादा जर्क्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, हमने उसको सुकून आवर दवाई देनी है ताकि वो रेस्ट की कंडीशन में आ जाए। हम क्या करते हैं? बेंजोडाइज़ेपिन्स देते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स ड्रग क्या कर देती हैं? ये बॉडी के अंदर गाबा के लेवल को ज़्यादा कर देती हैं। और गाबा क्या है? गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा गाबा होता है बॉडी उतनी ज़्यादा सुकून में आती है। तो ये दवाई क्या करती है? गाबा के लेवल को ज़्यादा कर देती है। बाकी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है या आपने डिटेल में देखना है तो आप इसको इस चैप्टर में जाके देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड ड्रग हमारे पास आती है गाबा एनालॉग। ऐसी ड्रग जो कि गाबा की तरह से दिखती है उसको आप कहते हैं गाबा एनालॉग। इसमें जो ड्रग आती है डैट इज़ गाबापेंटीन। और जो थर्ड ड्रग है वो है हाइडेंटॉइन। हाइडेंटॉइन एक केमिकल स्ट्रक्चर का नाम है। वो ड्रग जिसके अंदर इस तरह का केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसको आप कहते हैं फेनिटॉइन। और इन तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग जो है वो आपके पास फेनिटॉइन है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग है एपिलेप्सी के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस भी किसको कर रहे हैं? फेनिटॉइन को डिस्कस कर रहे हैं। आपकी बुक में पहले गाबा को डिस्कस किया हुआ है, हम फेनिटॉइन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फेनिटॉइन की सबसे पहले आपने लिखना है कि आप इस ड्रग को किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको आप एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स आती है कि व्हाट ड्रग डू विद बॉडी, व्हाट बॉडी डू विद ड्रग्स, कि बॉडी में जब आप ड्रग को डालते हैं तो बॉडी क्या करती है? बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको मेटाबोलाइज करती है और उसको आपकी जिस्म आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करती है। तो फेनिटॉइन जो है इसको आप ओरली भी दे सकते हैं, इसको आप आईवी भी दे सकते हैं। ये बॉडी में बहुत ज़्यादा नहीं फैलती क्योंकि 90% ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्या कर जाती है? बाइंड कर जाती है। और आपको पता है कि जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है
लिहाजा जितनी आप डोज़ खाते हैं उसमें से सिर्फ 10% ड्रग जो है वो फ्री हालत में होती है, और जो ड्रग फ्री हालत में होती है वो एक्टिविटी शो करती है। यही वजह है कि फेनिटॉइन की डोज़ हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग जो है वो हमारे पास इनएक्टिवेट हो जाती है। मेटाबोलाइज कहाँ से होती है? लीवर से होती है। और एक्सक्रीट कहाँ से होती है? सिंपली हमारे पास यूरिन के ज़रिए से ये बॉडी से निकल जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स कि व्हाट ड्रग डू विद बॉडी, कि जब आपने ड्रग को खाया है तो वो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करेगी। डैट इज़ कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि हर ड्रग का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वाइवा में सबसे पहले आपसे क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, और जिस ड्रग का नाम आप क्लासिफिकेशन में लेते हैं उनमें से किसी के बारे में भी वो आपसे पूछ लेता है कि इसका मुझे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दें। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, आपने पहले पढ़ा था कि जो हमारे पास एपिलेप्सी है वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा होता है, यानी कि हमारे पास चैनल्स जो हैं, गेट्स जो हैं वो खुले हुए हैं, जिसकी वजह से हर कोई मुंह उठा के अंदर आ रहा है। हमने क्या करना है, मेडिसिन के ज़रिए से उन दरवाज़ों को, उन गेट्स को, उन चैनल्स को बंद करना है। अब आपने ये देखना है कि इनमें से कौन से चैनल को जाके फेनिटॉइन ब्लॉक करता है। तो हमने लिखा है कि अगर आप नॉर्मल डोज इस्तेमाल करते हैं तो ये ड्रग जाके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेनिटॉइन। और अगर आप ज़्यादा मिकदार में ड्रग लेंगे तो ये आपके कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक कर देती है, यानी कि थोड़ी मिकदार में लेंगे तो एक दरवाज़ा बंद करेगी, अगर आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो सोडियम के साथ साथ ये कैल्शियम को भी ब्लॉक कर देगी। लिहाजा 2 गेट्स में से लोगों की एंट्री या आइंस की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। लिहाजा एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, पेशेंट रिलैक्सिंग हालत में आ जाता है, और वो जो सीजर्स उसको हो रहे थे उससे उसको थोड़ी सी निजात मिल जाती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है कि हम फेनिटॉइन को क्यों यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हर तरह के सीजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप पार्शियल सीजर एज वेल एज जनरलाइज सीजर्स की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ पे स्टार पे लगा दिया है, और ये अक्सर वाइवा में या MCQ में पूछा जाता है। याद रखिएगा, फार्माकोलॉजी में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, और इसी तरह के वो एडवर्स इफेक्ट जो बहुत मेन होता है या बहुत कॉमन होता है वही आपसे MCQ में पूछा जाता है। जनरल या लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं पूछे जाते। तो फेनिटॉइन का सबसे इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि ये गम हाइपरट्रॉफी करता है। गम का मतलब है मसूड़े, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी कि मसूड़ों में से मसूड़े क्या हो जाते हैं, आपके फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। तो जब आप पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं तो उसको साथ में बता देते हैं कि इससे थोड़े से मसूड़े जो हैं वो आपके फूलेंगे, लेकिन जैसे ही आप इस मेडिसिन को छोड़ेंगे ये इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इससे आपने घबराना नहीं है। ऐसा ना हो कि आप गम हाइपरट्रॉफी की वजह से अपनी डोज को आप रद्द कर दें या छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। सेकेंड ड्रग जो हमारे पास आती है वो है गाबापेंटीन। इसके बारे में भी सेम मेथड हमने यूज़ किया है कि ये एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। इसकी एब्जॉर्प्शन जो है, इसको आप ओरली भी लेते हैं, किस शक्ल में, टैबलेट्स की शक्ल में भी है, कैप्सूल्स की शक्ल में भी है, और सॉल्यूशंस की शक्ल में भी अवेलेबल है। इसकी बॉडी में कोई प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होती, क्योंकि ये प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होती, लिहाजा ये अनचेंज फॉर्म में आपके यूरिन से क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। इसकी फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जब आप इस ड्रग को खाते हैं तो इस ड्रग का इफेक्ट गाबा के ऊपर नहीं है। ये बात याद रखिएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे अक्सर लिख देते हैं क्योंकि ये गाबा एनालॉग है, तो गाबा एनालॉग इसलिए कहा गया है कि एग्जैक्टली इसका अभी तक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता नहीं है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट एक्शन पता नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं, साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इसका इतना कंफर्म है कि ये गाबा के ऊपर जो है, गाबा के मिकदार को नहीं बढ़ाता। जैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स आपने पढ़े थे, वो गाबा के मिकदार को बढ़ा रहे थे। तो इसका गाबा एनालॉग से लिखा है कि गाबा पे कोई ना कोई इफेक्ट तो इसका है, लेकिन एग्जैक्ट गाबा पे क्या इफेक्ट है वो नहीं पता। बट वो कहते हैं कि ये किसी हद तक हमारी बॉडी में कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। ज़ाहिर है कैल्शियम वाले गेट्स अगर आप बंद कर देंगे तो कैल्शियम अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब है किसी एक इलेक्ट्रोलाइट को या किसी एक मेहमान को आपने अंदर आने से रोक दिया है, और आपकी ब्रेन के अंदर किसी हद तक एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि फेनिटॉइन क्या कर रहा था, वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा था, और जब आप ज़्यादा मिकदार में खा रहे थे तो वो साथ साथ कैल्शियम को भी ब्लॉक कर रहा था। इसका सोडियम चैनल्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये किसको ब्लॉक करता है, ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। इसका भी सेम यूज़ है कि ये पार्शियल सीजर्स एज वेल एज जनरलाइज सीजर्स को ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, और एज सच कोई मेन गाबापेंटीन का एडवर्स इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी खाने से एक बिहेवियर किसी हद तक
चेंज हो सकता है, पेशेंट को थोड़ा सा गुस्सा आता है, गनूदगी में रहता है। गनूदगी से मुराद है कि डिजीनेस, फटीक, थकावट में रहता है, लेकिन प्रॉपर उसको नींद नहीं आती। जो एक लॉन्ग टर्म नींद होती है, एक प्रॉपर नींद होती है, वो नहीं आती। इसके अलावा उसकी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाती है, और इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा महफूज रहना शुरू हो जाता है, वाटर रिटेंशन होती है। वो यूरिन जो है उसका पास रिलीज़ होना कम हो जाता है, यूरिन कंसनट्रेटेड या गाढ़ा यूरिन रिलीज़ होता है। अब क्योंकि ये वाटर बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पाँव, हाथ और जो टांगें हैं वो क्या हो जाती हैं, वो स्वेल होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने पेशेंट को ये बात ऑलरेडी बता देनी है कि इस दवाई को खाने से थोड़े ये इफ़ेक्ट्स आएंगे, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी। ये था आपका आज का लेक्चर। यहाँ पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जी ख़त्म। उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करना शुरू करेंगे आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो रीड करेंगे। बहुत आप कह सकते हैं अब तक के जो 2 सिस्टम्स आपने पढ़े हैं उनकी निस्बत ज़्यादा मज़े का सिस्टम है, आपको पढ़ के मज़ा आएगा, और वो कंसेप्चुअल भी है लेकिन याद रखने वाली चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।